सास फंसी दो बहुओं के घर के बीच में। शीला देवी मंदिर से लौटी तब तक बड़ी बहू मधु सबको नाश्ता खिला चुकी थी। बहू, ये मंदिर में छोले कुलचे का प्रसाद मिल रहा था, मैं ले आई थी, सबको दे दो। माँ जी, एक कुलचा है, इसमें से किसको किसको दूंगी? एक काम करो, ये आप ही खा लो, वरना बच्चे देख लेंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे। पर बहू, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा। माँ जी, बुरा मत मानना, आपकी ना जिद करने की बहुत आदत है। एक बार में आप समझते ही नहीं हो, जब लाए हो तो खुद ही खा लो ना। और हाँ, मैंने आज घर पर नाश्ता नहीं बनाया, बाजार से छोले भटूरे मंगवा लिए थे, वही सबने खाए थे। अब रसोई में कुछ बना हुआ नहीं रखा, आप ये कुलचा खाकर अपने लिए चाय बना लेना, मैं कमरे में जा रही हूँ, सुबह से बहुत थक गई। शीला एक 60 साल की बुजुर्ग महिला थी जिसका सहारा अब सिर्फ उसके बेटे और बहुएं थी। लेकिन उसकी जिंदगी अब दो पटरी पर चल रही थी। कारण था दोनों बेटों का घर का बंटवारा। बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी मधु एक ओर, छोटा बेटा कमलेश और उसकी पत्नी नीलू दूसरी ओर। बीच में बट गई बेचारी शीला। दोनों बहुओं ने दिन बांट रखे थे। आधा महीना शीला बड़े बेटे के घर रहती थी और आधा महीना छोटे बेटे के घर। पर जिस तरह का व्यवहार शीला की बहुएं करती थी, उससे शीला को बहुत दुख पहुंचता था। माँ, तुम्हारे लिए पनीर लाया था। तुम कहती हो ना तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इसलिए पनीर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कल गाजर भी ला दूंगा, तुम तरी वाली गाजर की सब्जी बनवा लेना। अरे बेटा, क्यों इतने पैसे खर्च करता है, मेरे लिए मत किया कर। माँ, तुमने भी तो हमारे लिए सारी उम्र इतना किया है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजों में भी खर्च नहीं कर सकता? ऐसी बातें मत किया करो। मैं अभी मधु से कहता हूँ, आपको पनीर काट कर नमक लगा कर दे देगी, रोटी के साथ सलाद के रूप में खा लेना। रमेश रसोई में गया, पर इससे पहले वो कुछ कहता, मधु ने झपट कर पनीर की थैली हाथ में पकड़ ली। अरे वाह, पनीर लायो, मैं सुबह से सोच रही थी कि पनीर की सब्जी बना लूंगी। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा पनीर खाने का मन था? मधु, ये पनीर मैं माँ के लिए लाया। हम सबने तो कल रात को भी बाजार की शाही पनीर की सब्जी खाई थी, पर माँ बाजार का खाना नहीं खाती है, तो सोचा आज माँ के लिए पनीर ले जाता हूँ। तुम पनीर की सब्जी की जगह कुछ और बना लो, कल मैं ज्यादा पनीर ले आऊंगा। मधु ने पनीर की थैली को मेज पर पटका और गुस्से में सब्जी बनाने लगी। अरे बहू, मुझे तो बस 2 टुकड़े खाने हैं, तुम बाकी की सब्जी बना लो, मैं इतना सारा पनीर नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इस पनीर को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। बेकार में ताने थोड़ी सुनने आपके बेटे से कि मेरी माँ का पनीर खा गई। वैसे भी कल तो आपको अपनी छोटी बहू के घर जाना ही है, तो आज अपने बड़े बेटे के घर पनीर खा लो, वरना नीलू से मेरी बुराई करोगी। नहीं नहीं बहू, मैं यहाँ की बात वहाँ नहीं करती, मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैं यहाँ की बातें यहीं छोड़कर जाती हूँ और वहाँ की बातें वहीं छोड़कर आती हूँ। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुएं और पोते पोती बराबर हैं। मधु, बस भी करो, जरा से पनीर के लिए तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। माँ, आप कमरे में जाओ, मैं आपके लिए खुद ही पनीर काट कर लाता हूँ। उस रात शीला का मन बहुत उदास रहा। अगले दिन शीला बराबर में अपनी छोटी बहू नीलू के घर रहने चली गई, पर वहाँ भी शीला को कोई सुख नहीं था। नीलू बहू, मैं अपना तौलिया बड़ी बहू के घर छोड़ आई हूँ, नहाने के लिए कोई तौलिया मिल जाएगा? माँ जी, हम सबके तो अपने तौलिए हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। जब आपको पता है आपको यहाँ आना है, तो आप अपना सामान कल रात को ही रख लेती। कोई बात नहीं बहू, मैं खुद ही तौलिया जाकर ले आती हूँ, बराबर में ही तो बड़ी बहू रहती है, कौन सा दूर जाना है। शीला अपनी बूढ़ी टांगों से चलकर बराबर में बड़ी बहू के घर गई, पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। शीला वापस आ गई। अब जब तौलिया नहीं था तो शीला बिना तौलिए के नहाने जाने लगी। तभी छोटा बेटा कमलेश अपना तौलिया लेकर आ गया। माँ रुको, तुम मेरा तौलिया ले जाओ। अरे बेटा, रहने देता, मैं अपनी साड़ी से पोंछ लेती। जैसे ही कमलेश अपना तौलिया माँ को देने लगा, तभी नीलू आ गई। हाँ, आप अपनी साड़ी को ही लेकर जाओ। और तुम्हें पता है ना, आज सुबह ही तुम्हारा तौलिया मैंने मशीन में धोया था कितने अच्छे से, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। अब तुम इन्हें अपना तौलिया दे दोगे तो कल फिर मुझे दोबारा सर्फ डालकर तौलिया धोना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है सर्फ मुफ्त का मिलता है? कितनी महंगाई हो गई है, ऐसे में रोजाना कपड़े धोने लगी तो फिर तो बचत कर ली हमने। नीलू ने चिल्लाकर पूरा घर सिर पर उठा लिया। उसकी आवाज पड़ोस में मधु के कानों तक पड़ गई, क्योंकि मधु बाजार से अभी अभी लौटी थी। अब मधु और नीलू दोनों एक दूसरे से शीला की बुराइयां करने लगी। मधु भाभी, हमें कुछ करना होगा, माँ जी ने बहुत तंग किया हुआ है। 15 दिन जब वो मेरे पास रहती है, मेरा जीना दुश्वार हो जाता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2 कमरों के घर में अब जगह नहीं होती। मेरा तो मन करता है माँ जी को कहीं किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊं। नीलू, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, मेरा भी मन यही कर रहा है। मैं सोच रही हूँ दोनों को अपने अपने पति से बात करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके माँ जी को वृद्धाश्रम छुड़वा देना चाहिए। मधु और नीलू शीला को वृद्धाश्रम में छोड़ने का विचार बना रही हैं। इस बात से शीला बेखबर थी। पिछले 2-4 दिन से शीला रोजाना तैयार होकर कहीं जा रही थी। यही बात दोनों बहुओं के दिमाग में खटकने लगी। मधु भाभी,
माँ जी ने को आपको कुछ बताया कि वो आजकल रोजाना तैयार होकर कहाँ जाती है? नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं बताया। पता तो लगना चाहिए ना कि आखिर रोजाना माँ जी जाती कहाँ है। इसके लिए तो हमें माँ जी का पीछा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कल हम माँ जी के पीछे चलेंगे, देखे तो सही आखिर ये कर क्या रही हैं। अगले दिन मधु और नीलू ने सोचा कि वो शीला के पीछे जाएंगी, पर उस दिन शीला की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका बीपी हाई हो गया। क्या माँ की बीबी की दवाई खत्म हो गई है? कमलेश के घर रखी होगी। बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और जाओ रोजाना बन ठन कर। अरे इस उम्र में कौन कहता है कि रोजाना तैयार होकर बाजार निकल जाओ। क्या माँ की तबीयत खराब हो गई है? कहीं तो रखी होगी माँ की दवाई, चेक तो करो। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं है ना दवाई, भाभी से पूछो, उन्हीं की तरफ होगी। मेरे घर से माँ जी ले गई थी, मैंने उनकी दवाई के खाली पत्ते फेंक दिए थे। तू रहने दे कमलेश, इधर उधर के चक्कर में माँ की तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ, तू माँ के पास जाकर बैठ। बड़ा बेटा रमेश फौरन मेडिकल की दुकान पर जाता है और शीला की बीपी की दवाई खरीद कर लाता है। शीला दवाई ले लेती है और उसकी तबीयत में सुधार हो जाता है, पर मधु और नीलू दोनों उस पर बरसने लगती हैं। अरे भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये रोजाना सुबह उठती है, तैयार होकर न जाने कहाँ चली जाती हैं। अरे अपनी उम्र का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, हम कहेंगे तो बुरे बनेंगे। रहने दे नीलू, वरना दोनों भाई हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि हम इनकी माँ को बुरा कहते हैं। हमें क्या पता क्या क्या चाट पकौड़े और तला हुआ खाने जाती हैं बाजार से, जो इन्हें यहाँ नहीं मिलता। तभी दयानंद जौहरी आ जाता है। नमस्कार शीला बहन, ये आपकी दोनों बहुओं के सोने के हार तैयार हैं। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही डिजाइन किया है। वो क्या है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने साले के घर जा रहा हूँ, वहाँ शादी का फंक्शन है, तो दुकान अगले कुछ दिनों तक खुलेगी नहीं। आपने कहा था आपकी दोनों बहुओं का जन्मदिन साथ साथ ही आने वाला है, इसीलिए मैं खुद ही आपके जेवर घर ले आया। ये लीजिए आपके बनवाए हुए जेवर। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद भाई जी। घर में सबको पता चलता है कि शीला ने अपनी जुड़ी हुई सारी जमा पूंजी से अपनी दोनों बहुओं के लिए सोने के जेवर बनवा दिए, उन बहुओं के लिए जो उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के बारे में विचार कर रही थी। मधु और नीलू को समझ आ गया था कि भले ही उन्होंने अपनी सास को कभी मां नहीं समझा, पर शीला के लिए वो दोनों बेटियों की तरह थी। उस दिन के बाद मधु और नीलू ने भी शीला को मां मान लिया। अब शीला चाहे मधु के घर हो या फिर नीलू के घर, उसे प्यार और सम्मान दोनों तरफ मिलने लगा। फिर क्या हुआ माँ? फिर मैं पेड़ पर ही चढ़ी रही और माली नीचे खड़ा रहा। वो कहने लगा कि देखता हूँ कब तक नीचे नहीं उतरेगी। भाई साहब बड़ी देर तक नीचे खड़ा रहा, पर मैं तो नीचे ही नहीं उतरी। और फिर वो बेचारा खुद ही थक कर चला गया और मैं सारे आम लेकर घर आ गई। मानना पड़ेगा माँ आपको, आप तो बचपन से ही जिद्दी थी। तो ये गुण तो तुझ में मुझसे ही आया है। अरे किस बात पर इतनी हंसी आ रही है भाई, मुझे भी तो बताओ। आइए पापा, माँ ने अभी अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया। कौन सा वाला? अरे वही आम के बगीचे वाला। अच्छा वो, अरे वो तो मैं जानता हूँ। खैर जैसी माँ वैसा बेटा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब मैंने क्या कर दिया? अपनी माँ से पूछ। बचपन में एक बार तू चुपचाप छत पर चला गया और हम सब तुझे पूरे घर में ढूंढते रहे। बाद में पता चला कि तू तो छत पर था। तुम दोनों माँ बेटों को ना जाने ऊपर चढ़ने में क्या मजा आता है भाई। हाँ तो है तो मेरा ही बेटा। मनीष ननकीराम और नमिता का इकलौता बेटा था। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे और मनीष भी अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता था। फिर एक दिन, मनीष एक काम कर, तेरे पापा आने वाले होंगे तो तू घर पर ही रहना, मैं जरा सब्जी लेकर आती हूँ। अरे माँ अभी बहुत धूप है, तबीयत खराब कर लोगी, शाम को चली जाना। नहीं, शाम तक तो सारी अच्छी सब्जी छट जाएगी। तो फिर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। चलो आपको बाइक में ले चलता हूँ। अरे पर तेरे पापा। उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें फोन कर दूंगा तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और वैसे भी बाइक से जाएंगे तो ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। चल फिर जल्दी बाइक निकाल। मनीष ने बाइक स्टार्ट की और वो अपनी माँ नमिता को पीछे बिठाकर चल पड़ा। रास्ते में चौराहे पर लाल बत्ती देखकर उसने ब्रेक मार लिए। तभी एक भिखारी बच्चा उसके पास आया और उससे पैसे मांगने लगा। मनीष ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। बच्चा खुश होकर वहाँ से चला गया और फिर उसके जाने के बाद। कितनी गलत बात है ना माँ। क्यों, क्या हुआ? बताओ, बच्चा पैदा करके छोड़ दिया बस। अरे इतना ट्रैफिक है, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है इनके माँ बाप पर। अब कोई बात नहीं बेटा, तू ध्यान से बाइक चला। मनीष जब भी किसी लावारिस बच्चे को देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता।
नमिता उसे समझाने लगी और तब तक वो दोनों बाजार पहुंच गए। बाजार से लौटने के बाद मनीष ने सबके लिए चाय बनाई। अरे हर बार तू ही चाय बनाता रहेगा क्या? हाँ, तो क्या आपको बनाने दूं? इतना नालायक बच्चा नहीं हूं पापा। अरे वो तो मैं जानता हूं कि भगवान ने हमें कितना लायक बेटा दिया है। बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि ऐसी ही बहू और मिल जाए हमें बस। मेरी भी यही प्रार्थना है भगवान से, घर में ऐसी बहू आए जो रिश्तों की कद्र करना जानती हो और सबको साथ लेकर चले। वैसे नमिता एक लड़की है मेरी नजर में, वो वर्मा जी ने रिश्ता बताया तो था। अरे क्या नाम था उसका? हाँ, माही। फिर कुछ दिन बाद ननकी राम और नमिता माही को देखने गए और पहली ही नजर में उन्हें माही पसंद भी आ गई। रिश्ता तय हुआ और फिर मनीष और माही की शादी करा दी गई। फिर कुछ दिन बाद, माही बेटा खाने में क्या बनाया है आज? माँ जी खाना ऐसा बनाया कि आप खुश हो जाओगी। आपकी पसंद की भिंडी है, पापा जी की पसंद का बैंगन का भरता और इनकी पसंद का मूंग दाल का हलवा। वाह वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा फिर तो। कसम से हमारे तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर, है ना नमिता? हाँ सही कहा जी, भगवान ने हमारी सुन ली। राम जैसे बेटे के लिए सीता जैसी बहू मिल गई हमें तो। माही सच में बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की थी। उसने आते ही अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। ऐसे वक्त बीत गया और फिर एक दिन। क्या कर रही हो माही? अरे ये देखो ना, मम्मी जी की अलमारी कितनी गंदी है। ऐसा लगता है सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है, बस इसी की सफाई कर रही हूँ। अच्छा, वैसे माँ कहाँ है? वो शायद पड़ोस में सरला आंटी के घर गई है। अच्छा, सुनो, तुम तो कह रही थी कि सब्जी लानी है। अरे हाँ, आज तो मंगल बाजार लगता है। आप एक काम करिए, आप तैयार हो जाइए, मैं बस 5 मिनट में अलमारी की सफाई करके आती हूँ। मनीष वहां से चला गया और माही जल्दी जल्दी अलमारी का सारा सामान हटा कर साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। मम्मी जी ये लीजिए 500 रुपए। हैं 500 रुपए पर ये क्यों? वो मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो अलमारी के पीछे से मिले मुझे। बताओ, ना जाने कब से पड़े होंगे वहां। शुक्र करो कि वहां कोई चूहा वूहा नहीं आया, वरना 500 रुपए लेकर सोचो कितने दिन पार्टी करता। अरे वो तो ठीक है, पर तुम ये देखो कि तुम्हारी बहू कितनी ईमानदार है, वरना इन 500 रुपए से वो भी तो पार्टी कर सकती थी। ननकी राम की बात सुनकर सभी हंसने लगे। फिर माही और मनीष बाइक पर बैठकर बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ते में लाल बत्ती देखकर मनीष ने बाइक रोक ली और फिर क्या हुआ? उधर उस बच्चे को देख रही हो? पता है, मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ मुझे यहाँ कोई ना कोई छोटा बच्चा भीख मांगता हुआ दिख जाता है। अरे यार, कैसे माँ बाप हैं इनके, जिन्होंने इन्हें पैदा होते ही छोड़ दिया। बेचारे कितने बदनसीब हैं ये बच्चे और इनके माँ बाप। अब क्या ही कहूँ मैं उनके लिए। मनीष का गुस्सा देखकर माही आगे कुछ नहीं बोली। फिर कुछ दिन बाद, माही सुनो यार, मेरी जेब में कल 5000 रुपए थे, पर मुझे मिले सिर्फ 4000। तुमने कहीं नोट गिरा देखा क्या? नहीं तो रुकिए मैं ढूंढ देती हूँ, यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जेब में 4000 ही हो और मुझे गलतफहमी हो गई हो? हाँ ये भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ होगा। चलो छोड़ो, अगर गिरे भी होंगे तो जाएंगे कहाँ? आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। हाँ वो तो है। अच्छा सुनिए, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मेरी एक सहेली है उसी के घर। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। ना नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, आप फिक्र मत करो। वो ज्यादा दूर नहीं रहती है, यही रहती है पांडव नगर में। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। माही तैयार हुई और घर से चली गई। वो पहली बार था, पर इसके बाद घर में हर कुछ दिनों में कभी 500 रुपए गायब हो जाते तो कभी 1000। ऐसे ही एक दिन, मनीष इधर आ, बात सुन तो। हाँ माँ बताइए। बेटा पिछले कुछ वक्त से घर से पैसे गायब हो रहे हैं। हाँ माँ, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैसे कई बार गायब हो गए, पर ये पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? ये तो बड़ी चिंता की बात है। देख बेटा, मेरी बात को दूसरे तरीके से मत लेना। तू तो जानता ही है कि माही के घर वाले उतने पैसे वाले नहीं हैं, और पिछले कुछ महीनों से माही अमूमन बाहर निकल जाती है अकेले ही। माँ आपकी बात सच है, पर माही चोरी नहीं कर सकती। हाँ, बहू पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ नमिता। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आप दोनों खुद सोचो ना कि पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माही चुपचाप पैसे अपने मायके ले जा रही हो। हमें ये बात पता करनी होगी। माँ पर कैसे पता करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। उस शाम को ननकी राम ने जानबूझकर खाने की मेज पर नोटों की गड्डी रख दी और फिर वो तीनों छुपकर माही का इंतजार करने लगे। तभी वहाँ माही आई। उसकी नजर नोटों की गड्डी पर पड़ी तो उसने बहुत घबराते और सकुचाते हुए उस गड्डी में से 2 500 के नोट निकाल लिए। बाकी के पैसे उसने वही मेज पर छोड़ दिए और फिर
पापा जी, मम्मी जी। माही अपने सास ससुर को आवाज लगा रही थी, पर उन तीनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। माही को लगा कि सभी लोग बाहर गए हैं। उसने झट से पैसे अपने पर्स में डाले और घर से निकल गई। उधर उसका पति और उसके सास ससुर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर चलने के बाद माही ने एक टूटे फूटे घर का दरवाजा खटखटाया। माँ, पर ये तो माही का घर नहीं है। माही यहाँ किससे मिलने आई है? बेटा, ये तो और बड़ी चिंता की बात है। एक बार को माही अपने घर में पैसे दे देती तो हमें पता चल जाता, लेकिन यहाँ कौन है जिसे पैसे देने के लिए माही चोरी करने लगी? तभी उस घर का दरवाजा खुला और माही घर के अंदर चली गई। पीछे से वो तीनों भी घर की खिड़की के पास आ गए, जहाँ से उन्होंने देखा। माही बेटा, कल रात से बड़ा तेज बुखार है। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा, ये 1000 रुपए ही आप रख लो, इनसे दवाई और राशन आ जाएगा। कौन है ये लोग जिन्हें तुम हमारे पैसे दे रही हो माही? इससे पहले कि माही कोई जवाब देती, नमिता की नजर प्रमिला के चेहरे पर पड़ी और वो हकलाते हुए बोली, प्रमिला, तुम यहाँ? हाँ नमिता बहन, हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं ताकि अपने बेटे की खोज खबर ले सके। वो रोज जिस चौराहे से गुजरता है वहीं खड़े होकर हम दोनों उसे निहार लेते हैं। कलेजे को ठंडक मिल जाती है। वैसे भी भगवान ने हमें हमारे पापों की सजा दे ही दी। अपने बेटे को तुम्हें देने के बाद मेरी कोख बंजर हो गई। हमें उसके बाद कोई औलाद ही नहीं हुई। ये सब सुनकर मनीष हैरान था। फिर उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या है माँ? ये औरत कौन है? ये आपको जन्म देने वाली माँ है और वो आपके पिताजी। याद कीजिए वो दिन जब मैं अलमारी साफ कर रही थी, उस दिन मुझे आपके अडॉप्शन के कागज मिले। मम्मी जी और पापा जी ने आपको इन्हीं से अडॉप्ट किया था। हाँ मेरे लाल, तुझे अच्छा खाना मिले, अच्छा घर मिले, इसीलिए हमने दिल पर पत्थर रखकर तुझे इन्हें दे दिया, इस शर्त के साथ कि हम कभी तेरे सामने नहीं आएंगे। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माही? डरती थी कहीं आप इन लोगों से नफरत ना करने लगे। सच ये है जी कि गरीब अपने बच्चों को छोड़ नहीं देते, बल्कि वो तो मजबूरी में खुद से अपना कलेजा अलग करते हैं। इसका मतलब तुम वो पैसे मेरे ही माँ बाप को देती रही और मैंने तुम पर ही शक किया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है माही, लेकिन तुम तो बहुत बड़े दिल वाली निकली। तुमने इतने समय तक 2-2 ससुरालों की जिम्मेदारी निभाई और मैं अनजान बना रहा, लेकिन अब से तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों मिलकर अपने दोनों परिवारों को संभालेंगे। इसके बाद मनीष ने आगे बढ़कर प्रमिला और प्रमोद को गले से लगा लिया और उधर नमिता ने माही को गले से लगा लिया और फिर सब ठीक हो गया। जरूर मैंने कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे रिश्तों की अहमियत समझने वाली तुम जैसी प्यारी बहू मिली।